गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हम लोगों का रेट ऑफ चेंज चल रहा था, रेट मेजरमेंट, ठीक है ना। हमने बेटा बेसिक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 66 पे बेटा हम लोग थे, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड and forming a cone at ground in such a way that height of a cone in 1/6 of the radius. How fast height of a radius is increases when height is 4 centimeter. बेटा देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने रेट मुझे दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटीमीटर पर क्यूब है। इसका मतलब बेटा ये रेट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। तो सर ये तो सर गिरने की रेट है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा जितनी रेट की जो मेरी गिरने की रेट होगी, वही बेटा मेरे पास नीचे कौन बन रही है, उस कौन के जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है ना, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है और जो गिरने की रेट है बेटा, वो क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा जितनी मेरी रेट गिरेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब एग्जामिनर ने मुझे dv अपॉन dt दे रखा है। क्या दे रखा है? dv अपॉन dt मुझे दे रखा है, ठीक है। ओके, आगे उसने दे रखा है बेटा रिलेशन बिटवीन हाइट एंड कॉन, ठीक है, हाइट एंड रेडियस, ठीक है। आगे बेटा उसने मुझे डी एच अपॉन डी टी पूछा। देखो मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब भी हम निकालेंगे, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, पाई/3 आर स्क्वायर एच। तो मैंने कहा था बेटा आपको दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर तो आर को एच में कन्वर्ट कर दो या फिर एच को आर में, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी एच अपॉन डी टी। तो कन्वर्ट किस में करोगे बेटा? आप कन्वर्ट करोगे आर को एच में। किस में? आर को एच में, ठीक है ना। तो बेटा ये कितना आ गया? देखो इधर से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कितना देखा है, एच इज इक्वल टू 1/6 आर। तो आर कितना आ गया? 6h। 6h डाल दिया बेटा, मेरे पास ये वी आ गया। अगला काम, वन दो डिफरेंशिएट कर दिया। ये मुझे गिवन है, एच मुझे गिवन है, ये मुझे निकालना है। सॉल्व करो, आंसर आ गया आपका फाइनल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये वाटर टैंक हैज शेप राइट सर्कुलर कोन with vertex down. Its amplitude is 10 centimeter and radius is 15 centimeter. Water leak from the bottom at constant rate 1 centimeter cube per second. Water is pouring at constant rate 3 centimeter per cube. Compute C. Show that, बेटा आपको तो C निकालना है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है show that water rising compute C बेटा most probably such that है ये, such that water level rising at a rate of 4 centimeter per second, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड है, मतलब हाइट या रेडियस है। एट ए इंस्टेंट व्हेन डीप मतलब बेटा हाइट दे रखी है, ठीक है। आपको डी एच अपॉन डी टी दे रखा है, ठीक है। आपको और क्या दे रखा है? एच आपको दे रखा है। बेटा एच और आर में रिलेशन दे रखा है क्या? बेटा दे रखा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा सिलेंडर होगा। तो मान लो पानी बेटा इसके अंदर से गिरेगा, इतना मान लो मेरा करंट पानी है, वाटर है, तो ये एच होगी, ये आर होगी, ठीक है। तो बेटा जो ये मेरा स्मॉल वाला ट्रायंगल है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो बेटा रेशियो ऑफ आर बाई एच इज इक्वल टू 15/10 होगा, नहीं होगा? सिमिलर ट्रायंगल की तरह से। तो बेटा मुझे यहाँ से रेशियो निकल गया आर और एच का, ठीक है। बेटा मेरे पास डी बाई डी टी कितना दे रखा है? बेटा देखो क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है कि रेट ऑफ इनपुट आपको सी दे रखी है और रेट ऑफ आउटपुट आपको 1 दे रखा है। तो नेट कितना बढ़ रहा है? नेट कितना बढ़ रहा है? भाई सिंपल सी बात है, इनपुट और आउटपुट आप दोनों कर रहे हैं, तो नेट चेंज क्या आएगा? आउटपुट माइनस इनपुट, वो मेरा नेट चेंज आएगा। तो डी बाई डी टी कितना आ गया बेटा? वो आ गया C-1, ठीक है। ओके, इधर जरा काटिएगा इसको, पहले इसको निकाल लीजिए। v कितना है? पाई/3, 3/2 एच स्क्वायर एच, ये आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिल गया आपको? 3 का आगे क्या? 9 पाई एच की पावर एच स्क्वायर बाई 4 डी एच अपॉन डी टी।
बेटा ये मुझे कितना दे रखा है, देखो C-1, वैल्यूज यहाँ से उठाओ और से पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, ए स्फेरिकल बलून इज फिल्ड विद ए 4500 pi cubic centimeter of helium gas is least leak cause of gas if leak cause of gas at escape rate 72 pi meter per cube per minute, find rate at which radius of balloon is decreases 49 minutes after the leak is begin। बेटा जेई में 2014 का क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज में से बेटा 2014 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2014 बेटा मेरे पास पहली बार रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। बट फिर मैंने बेटा क्वेश्चंस इतना निकालने का रीज़न ये है कि बेटा आजकल आपके मेंस का बहुत सारे सेट आ रहे हैं, ठीक है ना। इतने सेट होने की वजह से बेटा एग्जाम ना आजकल हर जगह से क्वेश्चन उठा रहा है, उनकी सभी सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस वजह से अब कंटेंट का आंसर जाए कोई भरोसा नहीं, तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरा करके जाइए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। आपको निकालना है dr/dt। कब निकालना है? जब 49 मिनट के बाद निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम आपको इनिशियल वॉल्यूम इतना दे रखा है, तो वॉल्यूम आपका आ गया इतना, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना काटापीटी किया, सॉल्व किया, बेटा मेरे पास आर आ गया 15, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, d/dt कितना दे रखा है मुझे 72 पाई मीटर, ठीक है ना। ये देता है तो बेटा बच्चा कई बार क्या करता है बेटा, इधर इसको डिफरेंशिएट करता है और उसके बाद बेटा डीवी को ये पुट करता है, आर को ये पुट करता है और आंसर निकाल देता है, जो कि आपका गलत आंसर होता है। क्योंकि बेटा अगर हम बात करें, एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है 49 मिनट के बाद, ठीक है ना। तो बेटा आर को मैं 15 पुट नहीं कर सकता। वी तो आपका ठीक है 72, बट आर आपका 15 नहीं होगा, आपको आर निकालना पड़ेगा। सर आर कैसे निकलेगा? तो बेटा आपको पहले 49 मिनट के बाद जो आपका वॉल्यूम है, पहले आपको वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा निकाल लेते हैं। रेट क्या है 72 पाई पर मिनट, तो 14 मिनट में कितना निकलेगा इंटू 49, बेटा मेरे पास ये आ गया। तो रिमेनिंग गैस कितनी बची, इतनी तो निकल चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी बची बेटा 972 पाई। तो बेटा ये मेरे पास वॉल्यूम है बलून का, जिस समय का मुझे रेडियस निकालना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको मैं पुट करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो बेटा मेरे पास आर यहाँ से आया 9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब आप जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा आर जो यहाँ पे पुट होगा बेटा वो क्या पुट होगा 9। आपको ये निकालना है, 9 आपका निकल चुका है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखो 72 बाई वैल्यूज डालो, आपका बेटा ये निकल जाएगा। क्लियर? 2/9 हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट 2 centimeter square per second. Find rate at which radius is increases after 2 6/11 second। बेटा सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, अपने आप करना है, ठीक है। एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर आपको डाउट हो तो आप पहले, ठीक है। ठीक है ना। चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास अप्रोक्सीमेशन। बेटा छोटी सी हेडिंग है, आपके बोर्ड के अंदर आती होगी, आप बोर्ड में देखोगे तो आपको एक्सरसाइज मिलेगी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। छोटा हेडिंग है, इतना बड़ा हेडिंग नहीं है, कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा देखो एफ डैश एक्स क्या होता है मेरे पास, एफ डैश एक्स बेटा मेरे पास होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, होता है नहीं होता, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैं एफ एक्स प्लस एच क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। बेटा ये चीज समझना, ये चीज क्या है बेटा, मैं इसको बोलूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर
x, क्योंकि बेटा हम जानते हैं h मेरा छोटा होता है। तो अगर आपको किसी फंक्शन की x पे वैल्यू पता है, तो इस पे x पे आपको उसकी वैल्यू अगर पता है तो x प्लस h पे आप इस फॉर्मूले के थ्रू बेटा वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे हम जानते हैं √9 बेटा मेरे पास कितना होता है 3। अब एग्जामिनर ने पूछा √10 कितना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो करने का तरीका समझो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 1 लिख सकता हूँ। तो बेटा पहला मेरा काम तो होगा कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। इसको फंक्शन को बेटा, फंक्शन मेरा यहाँ पे क्या है, रूट। क्या है रूट, मतलब ये मेरा फाइंड हो गया। आगे मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एच मुझे चाहिए, एच मेरा 1 आ चुका है। ठीक है, एक्स मुझे चाहिए, एक्स मेरा 9 आ चुका है। एफ डैश मुझे चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करते मुझे क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स मिलेगा। तो एफ एक्स प्लस एच क्या था, मतलब √10 क्या था, √10 था। √10 इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज √9, क्योंकि मेरा बेसिक फंक्शन से मुझे जाना है, क्योंकि x मेरा 9 को मैं 1, x को मैं 1 एंड 9 ले रहा हूँ, h को मैं 1 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे √9 पता है, √10 मुझे नहीं पता। तो √9 प्लस h मेरा क्या है +1, तो 1 इंटू एफ डैश एक्स दैट इज 1/2 √9। ठीक है, तो बेटा मेरा ये आंसर आ गया। अब बेटा मैं आपको एक बात और बोल दूं, बेटा ये मेरी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर जब आपने क्वेश्चन में इसको इक्वल टू लिया है, इधर आपने इसको इक्वल टू लिया है, तो सर यहाँ पे आप इसे अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहे हो? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले में अगर आपको याद हो तो h जो था बेटा वो बहुत छोटा था, h टेंडिंग टू 0 था, याद है आपको? हाँ जी, हाँ। तो बेटा इसलिए बेटा h मेरा जितना स्मॉल होगा ना, h मेरा जितना छोटा होगा बेटा, मेरी वैल्यू उतनी ही क्लोजर होगी। जैसे अगर मान लो इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे रूट में 9.01 की वैल्यू निकालता इस फॉर्मूले के थ्रू, तो बेटा वो मेरी वैल्यू ज़्यादा अप्रोक्सीमेट निकलती बजाय √10 के। क्लियर हुआ? क्यों? h मेरा स्मॉल हो गया, h क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो बेटा जितना स्मॉल मेरा h होगा, मेरा फंक्शन उतना ही अप्रोप्रिएट होगा। क्लियर? जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपने पूछा 28 की पावर 1/3 कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 28। तो बेटा हम जानते हैं 28 के आसपास क्या आता है, 27 आता है, आता ही नहीं आता, दैट इज 1/27 का कितना होता है 3। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, x की पावर 1/3 होगा। एफ डैश कितना आ गया 1/3 x की पावर -2/3। तो मेरे पास ये क्या बोलूँगा 28 1/3 इज इक्वल टू 27 + 1 1/3। तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया एफ एक्स प्लस एच प्लस 1 इंटू एफ डैश, मतलब 1/3 एक्स की जगह 27 टू द पावर -2/3। बेटा सिंप्लीफाई किया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेटा 0.36.9। बेटा अगर आप इधर देखें, पहली बात तो मेरा फंक्शन रूट का है, किसका है, मेरा फंक्शन रूट का है, तो रूट एक्स हो गया। तो एफ डैश कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होगा। बेटा अगर आप इधर देखें तो बेटा इस बार बेटा मेरे पास जो एक्स है वो 36 होगा, क्योंकि मुझे इसके आसपास की वो वैल्यू चाहिए जो इसके जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। तो वो कौन सी वैल्यू होगी बेटा, हाँ जी, वो वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे पास कितनी 36। अब बेटा 36 को मैं 35.9 कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो बेटा मैं बोलूंगा 36 माइनस 0.1। ठीक है, तो मेरा बेसिक फंक्शन क्या हो गया, x क्या हो गया 36 दैट इज रूट एक्स, माइनस में h कितना हो जाएगा 0.1 इंटू एफ डैश दैट इज 1/2 रूट 36। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ गया 9 माइनस पॉइंट हटा दो तो 0 चला गया, ये कितना हो गया 12, तो 1/12, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपका एक्चुअल में मतलब हम एरर अप्रोक्सीमेशन का नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको आप किसी भी चैप्टर में मान सकते हैं, ये एओडी का मोस्टली एओडी का क्वेश्चन है, आप इसे किसी भी क्वेश्चन चैप्टर के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा इस चैप्टर का मैं एंड में इस क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल में हम लगभग बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक सारे कवर अप कर ले रहे हैं। जैसे रेट ऑफ मेजरमेंट आपका छोटा टॉपिक तक कवर अप हो गया, एरर अप्रोक्सीमेशन छोटा टॉपिक तक कवर अप हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है
तो हम इसको बेटा एंड टू एंड कवर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट डेल्टा ए अपॉन अंडर रूट में स्मॉल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कैपिटल ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कैपिटल बी। इधर बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आपके एंगल्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बेटा आपके ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो अगर कभी भी एंगल और साइड में रिलेशन मुझे दे रखा हो, ठीक है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, बट सी का तो मुझे यूज ही नहीं है, तो हम सिर्फ दो को ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए साइन बी माइनस बी साइन ए, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बेटा अगर मैं बोथ साइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो मुझे क्या मिलेगा, ए साइन का कॉस बी और बेटा बी का हो गया डी बी होगा। अच्छा इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा, बी साइन का कॉस सी और बेटा ए का हो गया डी ए। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन में देखें तो बेटा आपको ऊपर डी ए और डी बी अकेला दे रखा है। ठीक है, तो बाकी पूरा फंक्शन नीचे ले जाऊँ तो बेटा मैं नीचे ले गया, मुझे मिल गया ये वाला फंक्शन। ठीक है ना। अगर बेटा देखिए पहली बात तो ये बेटा क्वेश्चन अलग से मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार अलग अलग फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे आपके सीट एग्जाम हो गया, जेई मेंस में हो गया, वीआईटी हो गया, वीआईटी मिश्रा, बिट्स प्लानी हो गया। ठीक है ना, तो सभी में कुछ एग्जाम में ऑलरेडी रिपीटेडली पूछा जा चुका है, तो फर्दर रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, वो कुछ वैल्यूज को पकड़ा के चेंज करके आपको क्वेश्चन को पकड़ा देगा। कई बार ये वाला पार्ट देता है, ये पूछ लेता है, कभी ए और बी की वैल्यू पकड़ा देता है फिर पूछ लेता है। ठीक है ना, हाँ तो करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एक साइड भी दे रखा है तो आपको एक साइड से कैसे प्रूव करना जरा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, कि मुझे डी ए अकेले दे रखा है, बाकी सब नीचे है, तो मैं डी ए को ऊपर अकेला लेके आऊंगा। ठीक है, आगे अगर मैं देखूँ तो इधर मुझे ए साइन कॉस बी है, तो बेटा इधर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, मतलब सिंपली ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टाइप का फंक्शन है। तो मुझे दिख रहा है कॉस को मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा साइन में, बेटा मैं कॉस को क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ए बेटा जब अंदर जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अंदर जाने पे मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर भी, और इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा, बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी भी मेरा डिजायर फॉर्म नहीं आया, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें आपने क्या लिखा था, आपने ए साइन बी को लिखा था बी साइन ए, तो मैं ए साइन बी की जगह बी साइन बी लिख देता हूँ, बी साइन ए की जगह ए साइन बी लिख देता हूँ, मेरा फाइनल रिजल्ट प्रूफ हो गया। हाँ जी, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ये इस आपके इस चैप्टर का एंड चैप्टर का मतलब आपकी एओडी का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो सबसे बड़ा जाता है 107 पेज का। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो आपका कितना बड़ा है, ठीक है, अगला पार्ट है बेटा मोनोटोनो, बेटा ये आपका 42 पेजेस का है। कितने का, 42 पेजेस का, छोटा पार्ट है। पहला कितना था, हाँ जी, पहला पार्ट था 7 का, सेकंड पार्ट 42 पेजेस का, थर्ड पार्ट आपका बेटा 23 पेजेस का। ठीक है, और फोर्थ पार्ट आपको बेटा 51 पेजेस का। मतलब जितना अकेला बड़ा ये था उतना बड़ा बेटा आपका बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, चैप्टर आपका कंप्लीट होने में लगभग इतने ही लेक्चर और लेगा, 10 से 12 लेक्चर में बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे आगे थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ी बनाएं, तो हो सकता है ये 7 से 8 चैप्टर उसमें ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बट बेटा एक बात मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बेटा आगे आपको अपना कंसंट्रेशन हाई रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आपका चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स और होता जाएगा। स्पेशली 23 पेजेस का सबसे छोटा चैप्टर सबसे हार्ड चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड लेंदी 42, ये उसके बाद हार्ड बैठता है।
उससे कम हार्ड ये है और सबसे कम हार्ड ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा अगले चैप्टर्स में। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर का बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मोनोसिटी, मोनोटोनिसिटी। बेटा ये चैप्टर आपकी बुक के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाम से दे रखा है। किस नाम से दे रखा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जरा पहला पॉइंट समझिएगा कि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी, अगर ए से लेके बीच में बी के बीच में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसके अगर इंक्रीजिंग होने के दो मीनिंग, मतलब दो तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर मेरा x2 x1 से बड़ा है तो fx2 बेटा fx1 से बड़ा होगा। ठीक है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन a, b। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? हाँ, b पॉइंट इफ f dash is defined then f dash x is greater than equal to 0 then fx is increasing। बेटा दोनों काम की बात समझिएगा कि इसमें बोला है सिंपल सी बात है कि भाई मेरे पास फंक्शन ये है और एक पॉइंट ये, अगर मेरा x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग्स मेरा जो y2 है f ऑफ f2 है तो f ऑफ f1 से बड़ा है बेटा, इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट बेटा है कि अगर f डैश मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ध्यान रखिएगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेकंड पॉइंट पे देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है f डैश इज डिफाइंड। ठीक है, मान लो अगर कोई फंक्शन में f डैश डिफाइन नहीं है, इसका मतलब इंक्रीजिंग नहीं होगा क्या बेटा? बिल्कुल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तभी भी होगा फंक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कोई भी अगर फंक्शन है तो अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, हो सकता है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉसिबल हो। तो बेटा अगर किसी फंक्शन जो डिफाइन नहीं है फिर भी अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो बेटा हम मेथड ए यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, और अगर डिफाइन है तो बेटा मेथड 2 यूज करेंगे। ठीक है ना? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कुछ इस तरह से फंक्शन हम बोलते हैं कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे बेटा मैंने एक स्लोप बना दिया है, मतलब कि x1 x2 पे फंक्शन मेरा बराबर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, जो f ऑफ f2 में नहीं होता। ठीक है, तो कॉमनली बेटा हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? बट बेटा ध्यान रखिएगा कई जगह हम देखते हैं कि f डैश को हम कॉमनली लोग यहाँ पे कई बार ग्रेटर देन 0 रखते हैं, इक्वल टू 0 नहीं लिखते। ठीक है, बट बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। f डैश में इक्वल टू 0 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू 0 भी पॉसिबल होता है। जैसे आप इधर इंटरवल देखें तो बेटा ये इधर मेरा f डैश इक्वल टू 0 होगा, होगा नहीं होगा? हाँ जी, ठीक है। बट बेटा अगर फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश 0 ध्यान रखिएगा पॉसिबल तो होगा, बट बेटा सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए होगा, मतलब x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ही पॉसिबल होगा। एक से ज्यादा वैल्यू के लिए f डैश 0 पॉसिबल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे f डैश 0 एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। क्लियर हुआ? डिक्रीजिंग में सेम उल्टा, अगर f ऑफ x2 मेरा x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 मेरा f ऑफ x1 से छोटा होगा, सिंपल सी बात है। और f डैश अगर नेगेटिव है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है ना? अगला पॉइंट बेटा पांचवा, मोनोटोनिक फंक्शन। बेटा मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन या फिर तो ओनली इंक्रीजिंग है या फिर ओनली डिक्रीजिंग है तो बेटा मैं उसको बोलता हूँ मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलता हूँ? मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है ना? छठा पॉइंट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, मतलब जैसे हम लेते हैं साइन का ग्राफ। बेटा साइन का ग्राफ 0 से लेके π/2 तक बेटा मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, π/2 से पाई तक बेटा मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है। ठीक है, बट अगर कोई मुझसे बोले सर पूरा बताओ 0 से लेके पाई तक क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा नॉन नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल में ना तो ये कम्प्लीटली इंक्रीजिंग हो रहा है
और ना ही बेटा ये कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो मैं से क्या बोलूंगा बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। दूसरा बेटा हम इसको नॉन मोनोटोनिक फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर हुआ। बेसिक ग्राफ e की पावर x इंक्रीजिंग, ln x इंक्रीजिंग, ln mod x इंक्रीजिंग, एक तरफ डिक्रीजिंग एक तरफ इंक्रीजिंग। बेटा देखो अगर x के आगे बढ़ने पे y मेरा गिरता है तो डिक्रीजिंग, x के आगे बढ़ने पे y मेरा बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स x डिक्रीजिंग है, क्यों, देखो आगे बढ़ रहे हो y मेरा गिर रहा है, इधर मैं आगे बढ़ रहा हूँ y मेरा गिर रहा है, ठीक है। फंक्शन क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए बेटा, मोनोटोनिक बिहेवियर एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अगर ए की मैं बात करूं फंक्शन की, अगर ए से जो अगला पार्ट है एफ ऑफ ए प्लस एच, वो एफ ऑफ ए से बड़ा है, और प्रीवियस पार्ट अगर एफ ऑफ ए से छोटा है, इसका मतलब मेरा फंक्शन बेटा मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। वहीं बेटा अगर इक्वलिटी का साइन चला गया तो ओनली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम कॉमनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग को एक ही लेके चलते हैं जेई में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम डिक्रीजिंग में होगा बेटा, ये रहा, अगर एफ ऑफ ए अपने आगे वाले से छोटा है और प्रीवियस वाले से बड़ा है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, साइन ऑफ चेन इनइक्वलिटी हो जाएगी, ये रहा डिक्रीजिंग। ये मेरा ए है, ये ए माइनस एच और ए प्लस एच, ए माइनस एच सबसे बड़ा, एफ ऑफ ए उससे छोटा और ए प्लस एच उससे छोटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है बेटा, बेटा जहाँ पे एफ डैश आपका जीरो होता है बेटा उसको मैं स्टेशनरी पॉइंट क्या बोलता हूँ, जहाँ पे मेरा एफ डैश जीरो होता है बेटा उसको मैं स्टेशनरी पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास हम ओवर करते हैं, कल की क्लास में बेटा हम पॉइंट नंबर 10 पेज 4 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ठीक है ना। चलिए ओके बेटा, बाय बेटा, और कोई डाउट हो बेटा आप उससे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना।